Hello, hi everyone. This is Yash Gaikwad and I welcome you back to yet another lecture on elasticity of demand. तो अब हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि डिमांड जो होती है उसके वेरियस टाइप्स होते हैं एंड डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को हमने समझने की कोशिश की थी। अब उसमें हमने एक चीज देखा कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में आने वाले चेंज के कारण उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि इस प्राइस के चेंज होने के कारण ये जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है वो कितने मैग्नीट्यूड का है। यानी कि अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है और मान लीजिए मैं उसके प्राइजेस गिरा देता हूँ कि अब वो 100 रुपए का प्राइस की जगह 80 रुपए का वो प्रोडक्ट हो गया है, तो मुझे पता है कि मेरा लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली अगर एक नॉर्मल गुड है तो उसका प्राइस कम हुआ है तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। पर अगर मेरा प्राइस 100 to 80 जा रहा है तो मेरी डिमांड लेट से पहले 110 यूनिट्स थी, तो ये 110 यूनिट से बढ़ेगी, ये मुझे पता है, पर कितनी बढ़ेगी वो चीज हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़े इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके पहले एक दो टर्म्स के बेसिक मीनिंग्स जान लेते हैं हम। जैसे इलास्टिक, किसी चीज का इलास्टिक होने का मतलब होता है कि वो कितना खिंच पाता है, कितना एक्सपांड हो पा रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है। जो टर्म्स हमने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, जैसे इस रबर बैंड को आप ले लीजिए, ये ज्यादा मूव नहीं हो पा रहा है, सो दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक यू कैन से। एट द सेम टाइम इफ यू हैव अनदर रबर बैंड लाइक दिस वन, इसका साइज अभी इतना है, बट इफ यू पुल इट इट कैन expand at the same time it contracts, so you can say this is more elastic. Similarly, हमें डिमांड के भी कॉन्सेप्ट में देखना है कि कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जो रिलेटिवली मोर इलास्टिक हो गए, यानी कि जिनके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने के कारण उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बदलती है। वहीं पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो, कि उनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए कम हो जाए उनकी डिमांड उतनी ही रहती है। जैसे कि हॉस्पिटल में आप मेडिसिन लेते हैं तो उनकी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है कि मेडिसिन महंगी हो या सस्ती हो, आपको मेडिसिन जब जरूरत है तो खरीदनी है, तो उसकी डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ता है। वहीं पे आप कुछ लग्जरी गुड्स ले लीजिए, जैसे कि आपको कोई महंगा मोबाइल लेना है या कोई महंगा परफ्यूम लेना है, तो उसकी डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है कि जब उसके प्राइजेस हाई होते हैं तो लोगों से कम खरीदते हैं, पर अगर उसके प्राइजेस में आपको 20% 30% डिस्काउंट मिलता है तो उसकी सेल्स बूस्ट हो जाती है। तो वहां पे डिमांड इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, तो इस बिफोर वी मूव ऑन टू दिस हम तीन बेसिक चीजें समझ लेते हैं। कि पहला है कि ये एक स्केल है। अब मेरी प्राइस चेंज होने के कारण दो चीजें हो सकती है। कि पहली चीज तो ये हो सकती है कि मेरी जो ओरिजिनल डिमांड है वो इस ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड या तो बढ़ के पॉजिटिव साइड में जा सकती है, कि मेरी कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के कारण जो मेरी डिमांड है वो पॉजिटिवली बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम वो डिमांड कम होकर नेगेटिवली भी अफेक्ट हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी गुड की डिमांड ही इनएलास्टिक है, जैसे दवाई है, तो उस केस में मेरी क्वांटिटी जीरो ही रहेगी। का क्वांटिटी पे आने वाला चेंज जो है, रेदर टू बी मोर प्रिसाइज, दैट द परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। तो मुझे अभी ये पता चल गया है कि मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या क्या होता सकता है। तो मेरा एक मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हो सकता है कि पहला पॉजिटिव, दूसरा है इट स्टेज एज कांस्टेंट, और तीसरा है कि ये नेगेटिवली मूव कर जाए। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेट्स से प्रोडक्ट इज कॉफी, तो इस कॉफी के प्राइजेस किन किन चीजों से बदल सकते हैं। पहली चीज है कि प्राइस ऑफ कॉफी इटसेल्फ, कि कॉफी के प्राइस के कारण कॉफी की डिमांड में चेंज आए, पहली चीज। इसी चीज को हम नाम दे देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा हो सकता है कि कॉफी के अलावा हमारे पास टी भी एक ऑप्शन था, कि एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कॉफी है, यहाँ पे हमारे पास टी है, यहाँ पे इनके प्राइजेस है लेट से 10 एंड 10, और इनकी क्वांटिटी डिमांडेड है लेट से 12 एंड लेट से 15। एंड अब ये जो टी का प्राइस है लेट से ये बढ़ के हो जाता है +10 रुपीज यानी 20 रुपीज। तो क्योंकि ये टी का प्राइस बढ़ा है
तो जो लोग टी कंज्यूम कर रहे थे वो मूव होके कहाँ पे पहुंचे, कॉफी में। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता एक क्रॉस कनेक्शन बन रहा है? इसीलिए जब भी हम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड की बात करते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या रिलेटेड गुड्स भी आप कह सकते हैं, रिलेटेड गुड्स, तो इस केस में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो बनती है, रेदर उसे हम नाम देते हैं एस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि जहां पे भी मेरे गुड की प्राइस कांस्टेंट है लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू इधर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो उसे मैं नाम दूंगा एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वहीं पे एक तीसरा फैक्टर आता है, दैट इज इनकम ऑफ आर कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इनकम क्या है। अब हमने देखा था कि नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, कि अगर नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसके पास ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है इसलिए उसकी डिमांड बढ़ती है। वहीं पे जो लो क्वालिटी गुड्स है उसमें अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो लो क्वालिटी गुड्स से हाई क्वालिटी गुड्स की ओर शिफ्ट होता है, तो वहां पे उसकी डिमांड घटती है। तो इसी चीज को जहां पे हमारी कंज्यूमर की इनकम के कारण हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रहा है, उसे मैं नाम देता हूं एज इनकम इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में वही चीजें पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले ये क्या कहता है, दैट इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड that the law of demand shows inverse relationship between quantity demanded and price of a commodity, जो हम देख के आ चुके हैं। Thus, law of demand failed to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded, कि law of demand हमें ये तो बता दे रहा है कि price के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होगी और ये इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन कितने प्राइस के बढ़ने से कितनी परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांड कम होगी वो नहीं बता पा रहा है, तो इसीलिए हम ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। Next is that Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand, कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट हमें समझाया। अब हमें लास्ट चैप्टर में इनकी एक बुक का भी रेफरेंस आया था, दैट इज जहाँ पे उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी, दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। Now, let us look at the concept of elasticity of demand. The term elasticity indicates responsiveness, कि किसी भी एक वेरिएबल में कितना चेंज आता है, कि आपको एक वेरिएबल चेंज करने पे दूसरे पे कितना असर पड़ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितने प्रतिशत चेंज आ रहा है, दैट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस किसका, खुद कमोडिटी का भी हो सकता है, और अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन कौन से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड इट कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, elasticity of demand is greater or small according to the amount of demand which rises much or little for a given price and quantity demand falls, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे मेजर करेंगे, कि एक वेरिएबल चेंज करने के कारण जो डिमांड में जितना अंतर आ रहा है अगर वो ज्यादा है तो हम उसे हाईली इलास्टिक कहते हैं। अगर मेरा प्राइस, लेट्स से प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, कि अगर मेरा प्राइस चेंज कम है और क्वांटिटी डिमांडेड ह्यूज है तो वो मोर इलास्टिक गुड है। वहीं पे अगर मेरा प्राइस चेंज बहुत ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड उसके कंपैरिजन में कम है तो वो लेस इलास्टिक है। इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी तीन तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी नेमली। पहला है इनकम इलास्टिसिटी। सो इनकम इलास्टिसिटी कैसे रिलेट करेगी, विथ रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड to a change in income. Change in income, only other factors including price remain constant या unchanged. तो जब भी हम बात करें परसेंटेज चेंज इन इनकम की तो उससे हम क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हैं। अब गिव मी अ मिनट नाउ,
अब हमें जब भी परसेंटेज इलास्टिसिटी डिमांड निकालनी है, तो मुझे निकालनी है इलास्टिसिटी। इसके लिए मेरे पास तीन मेथड्स आते हैं। अब ये मेथड्स कौन कौन से हैं ये हम बाद में समझेंगे, बट इन तीनों ही मेथड्स में मैं एक कांस्टेंट चीज करता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ परसेंटेज चेंज। यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन है, ये जो ट्रायंगल है ये चेंज का साइन है। तो पहले मैं निकालता हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज है, मुझे सबसे पहले वो चीज निकालनी पड़ेगी। इसी को मैं रेदर क्यूडी के से रेफर कर देता हूँ। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे आता है? मान लीजिए हम एक गुड ले लेते हैं, जैसे कि गुड एक्स। अब गुड एक्स का प्राइस है, यहाँ पे गुड एक्स की डिमांड है। लेट्स से गुड एक्स का प्राइस था इनिशियली 100, फिर प्राइस हो गया 50। पहले डिमांड थी 100, अब डिमांड हो गई है 150। तो अब मुझे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। तो अब मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए इन दो वेरिएबल्स को देखूंगा। पहले मैं लूंगा कि मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी। तो मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड थी यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 100 मेरा बेस में आ जाएगा। दिस इज योर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अब ऊपर जो आएगा, ऊपर आएगा ये है चेंज इन क्यूडी। चेंज इन क्यूडी कैसे आएगा? मैं इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करूंगा कि 150 और 100, 150 और 100 में डिफरेंस कितने का? 50 का। तो ये हो गया 50। सो मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 50 अपॉन 100। सिंपल, सेम चीज। अब मैं इसको आगे ज्यादा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स आई वांट टू शो यू। द सेकंड थिंग इज कि सेम चीज मैं निकाल सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम प्राइस किसी का भी ले सकते हैं, प्राइस ऑफ गुड भी ले सकते हैं, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी भी ले सकते हैं, या फिर अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्राइस की जगह चेंज इन इनकम ले लेंगे। तो मैंने क्या देखा था कि सबसे पहले मैं बेस लेता हूँ। बेस में मैं क्या लेता हूँ? दी ओरिजिनल प्राइस, की जो ओरिजिनल प्राइस था वो मेरा बेस में आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस वॉज 100, तो ओरिजिनल प्राइस इज लेट से 100। फिर मुझे ऊपर क्या लेना है? मुझे ऊपर वाले वेरिएबल में लेना है चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना था? 150। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 50 का। सो अगेन आई हैव क्वांटिटी डिमांडेड इज अगेन, यहाँ पे 1/2 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। अब जब मुझे निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? इट इज नथिंग बस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि ये हमेशा ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं परसेंटेज चेंज। अगर आप इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम बेस में। वहीं पे अगर, और इन परसेंटेज चेंज इन इनकम हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे हमने प्राइस का कॉलम बनाया है, हम प्राइस की जगह यहाँ पे इनकम का कॉलम ले लेंगे। टॉप वेरिएबल में चेंज इन इनकम आ जाएगी, बेस में जो ओरिजिनल इनकम थी वो आ जाएगी। अब वहीं पे आप क्रॉस इलास्टिसिटी ले रहे हैं तो यहाँ पे आप प्राइस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी ले लेंगे वहीं पे, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं विथ रेफरेंस टू प्राइस, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे मैं उस गुड का सिंपली प्राइस पुट करूंगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो वैल्यूज जो मेरे पास ऊपर है दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये जो 1/2 है, जब ये यहाँ का वेरिएबल ऊपर आएगा तो ये वेरिएबल रिवर्स हो जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप किसी डिवीजन की, आपके पास दो वेरिएबल्स है पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसी को आपने डिवाइड किया एक दूसरे वेरिएबल से जो खुद पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पे वेरिएबल है, जब ये डिवीजन से ऊपर जाएगा
तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और जब ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये क्यू बाय पी हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू, क्योंकि ये 2 ऊपर जा रहा है तो 2 ऊपर आ गया, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन साइन चेंज हो जाता है, और ये जो 1 है ये बॉटम में आ जाएगा, 2/1। तो अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो 1/2 है, ये 1/2 क्या है? दिस 1/2 इज नथिंग बट दिस थिंग जो हमने लिखा था, चेंज इन क्यू डी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। सो दिस बिकम्स चेंज इन क्यू डी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपका 1/2 है, ये क्या है? इसमें 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इसमें 2 रिप्रेजेंट कर रहा था ये ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस अपॉन ये जो 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 150, ये जो 1 है ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट योर चेंज इन प्राइस। तो ये हो जाएगा योर चेंज इन प्राइस। तो योर फॉर्मूला फॉर चेंज इन इलास्टिसिटी डिमांड बिकम्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और उसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन क्यू डी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी इंटू चेंज इन प्राइस। That is the same thing which has been given over here, that the elasticity of demand। तो यहाँ पे elasticity of demand के लिए EY टर्म उन्होंने शॉर्टकट में यूज किया, is the percentage change in quantity demanded डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए क्यू लिखा है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम के लिए वाई लिखा है। पिछले एग्जांपल में हमने पी क्यों लिखा था? क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने बेस में प्राइस लिया था। अब यहाँ पे ये इनकम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, इसलिए इन्होंने बेस में वाई दैट इज इनकम लिया है। अब अगेन दिस इज अ माइनर क्लेरिफिकेशन कि आप जब इनकम को डिनोट करते हैं तो इनकम के लिए आप वाई भी यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि इनकम के लिए आई को एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट को भी आप आई से डिनोट करते हैं। तो दोनों methods are more and less dependent upon your choice, but what I would prefer you to use is कि since आपकी बुक में इनकम के लिए y यूज किया कर रहे हैं, you use the term y to denote the income and I to denote investments। और अगर कहीं पे भी आप कोई शॉर्टकट यूज करते हैं क्यू वाई, तो जैसे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है दैट triangle represents change, q represents original demand, y represents original income, क्यू चेंज इन क्यू ट्रायंगल क्यू रिप्रेजेंट्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप एक ऐसे छोटा बॉक्स में उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दे कि आप कौन सा वेरिएबल क्या डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू आवर फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नथिंग बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्यू एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या होगा? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय वाई। अब मुझे पता है कि ये जो वेरिएबल है ये पूरा डिवीजन में, अब ये जब उठ के ऊपर आएगा तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा साइन, और जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये ऊपर का वेरिएबल नीचे, नीचे का वेरिएबल ऊपर आ जाता है। हेंस वी हैव चेंज इन क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन चेंज इन वाई। नो, हम देख के आए थे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कैन बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी जीरो। तो अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ऑफ अ गुड, तो वो कब होता है? नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। कि नॉर्मल गुड है तो उसके केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, उसके पास डिस्पोजेबल पैसे यानी जो उसके पास खर्च करने के लिए पैसा है वो भी बढ़ रहा है, हेंस उसकी डिमांड पॉजिटिवली चेंज होगी। वहीं पे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ये किस केस में होगा? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। कि इंफीरियर गुड्स के केस में जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वो अब सस्ते गुड्स थोड़ी खरीदेगा, अब वो ग्लूकोज बिस्किट छोड़ के क्रीम वाले बिस्किट्स की ओर शिफ्ट होगा। उस केस में वो बेटर क्वालिटी या हाई क्वालिटी सुपीरियर गुड्स को परचेज करना शुरू करेगा। तो उस केस में उसकी
इनकम बढ़ने के कारण उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल, हेंस इट विल रिजल्ट इन एन नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थर्ड थिंग इज जीरो इलास्टिसिटी, यानी कि कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो नेसेसरी गुड्स है, जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन, कि उसके केस में द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, इनकम की कंज्यूमर की बढ़े कम हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ थोड़ा आगे चले उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट और नोटिस में ला देता हूँ कि ये जो हम क्वांटिटी डिमांडेड निकाल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने लिया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 100 - 50, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया 50 का। वहीं पे मैं यहाँ देखता चेंज इन डिमांड, तो सॉरी, दिस वाज चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस यहाँ पे 50 का आ गया, +50, कोई चिंता नहीं है। पर मैं यहीं पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखूं तो मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी 100 -150, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड मेरी आ जा रही है -50 की। तो यहाँ पे ऊपर +50 है, यहाँ बीस में -50 है। तो हम जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो ये जो माइनस का साइन है या ये जो प्लस का साइन है, हम इन साइंस को इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो आपको ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी, जैसे इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी 1 आएगी, बिकॉज 2 and 2 विल गेट कैंसिल एंड 1 and 1 विल रिमेन। तो उस केस में ये +1 ही हम कंसिडर करेंगे, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कभी नेगेटिवली नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए चलते हैं। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज कि इसका यूनिट क्या रहेगा, कि यहाँ पे मेरी लेट से मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, पहली चीज की पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, इसे हमें इग्नोर करना है। हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो जो भी मेरी क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी, या तो वो इन्फिनिटी आएगी, >1 आएगी, 1 आएगी, <1 आएगी, या 0 आएगी। तो 0 to इन्फिनिटी के बीच में चलेगी इन अ पॉजिटिव नंबर। पहली चीज ये है। दूसरी, कि इसका यूनिट मैं क्या लिखूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा है, प्राइस को मैं रुपी के टर्म में डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिखी है, क्वांटिटी डिमांड को मैं केजी के टर्म्स में भी डिनोट कर सकता हूँ, लीटर्स के टर्म में, गैलन्स के टर्म में, मल्टीपल टर्म्स में। तो मैं यहाँ यूनिट क्या लिखूं, तो यहाँ पे यूनिट का फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको दो चीजें इग्नोर करनी है, पहला नेगेटिव साइन, दूसरा यूनिट, क्योंकि डजेंट मैटर कि आपका रुपी के टर्म में आप प्राइस को डिनोट कर रहे हो या क्वांटिटी डिमांडेड को केजी के टर्म में डिनोट कर रहे हो। जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, इट्स जस्ट अ नंबर, उसके आगे हम कोई यूनिट स्पेसिफिकली यूज नहीं करते। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड वन, दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हेन the price of a particular commodity changes due to when the quantity demanded of a particular commodity changes due to the change in price of other commodities। उसी को यहाँ पे हम डेफिनेशन में दिया जा रहा है कि इट इज रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, पहला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ये अनचेंज रहता है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, यहाँ तक के सेम है। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ये हो जाएगा प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, कि अगर मैं ए और बी दो कमोडिटीज है उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो पहले टॉप में मैं क्या लूंगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, जो कि मैं यहाँ पे भी करता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए। लेकिन वो चेंज क्यों हो रही है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ बी, तो बेस में आ जाता है चेंज इन प्राइस ऑफ बी। तो यहाँ पे मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बनता है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। अब ये चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ए क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ ए की ए, सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए की, ए की कितनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, कि उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड क्या थी। दूसरी चीज, ये चेंज इन परसेंट प्राइस ऑफ बी क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ बी कि बी का कितना प्राइस चेंज हुआ अपॉन कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। और ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे आपको डिवीजन का साइन है, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये कुछ ऐसी लिखी होगी, चेंज इन क्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय चेंज इन पी ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो ये जो है ये यहाँ से उठ के ऊपर आएगा मल्टीप्लीकेशन में,
तो नीचे वाला वेरिएबल ऊपर, ऊपर वाला वेरिएबल नीचे। हेंस हमारा फाइनल इक्वेशन बनना है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी। अब अगेन क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी, अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक गुड है, उस गुड की डिमांड कब बढ़ेगी? जब दूसरे गुड की प्राइस कम हो रही है। तो ये किस केस में होता है? ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। तो जहां जहां हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो हमें पता है कि वहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, कि जैसे जैसे कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहीं पे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगी? जब दो गुड्स साथ में कंज्यूम हो रहे हैं, और अगर उन दो गुड्स जो एक पर्पस को कंप्लाई करने के लिए साथ में कंज्यूम हो रहे हैं, उनमें से अगर एक की भी प्राइस बढ़ी, तो ओवरऑल कंज्यूमर के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे दिया गया है टी एंड शुगर का, कि चाय और शक्कर का, कि अगर आप चाय पीते हैं और शक्कर है, तो आप चाय एक पैकेट, लेट्स से 1 टीस्पून ऑफ टी यू विल टेक एंड 1 स्पून ऑफ और 2 स्पून ऑफ शुगर यू विल टेक। बट अगर शक्कर के प्राइस बढ़ गए, तो आपको जो ओवरऑल कॉस्ट है एक कप चाय की, वो भी ज्यादा पड़ेगी। हेंस आपकी डिमांड, अब जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, उसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपके लिए इंक्रीज हो गया। हेंस इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ती है, तो मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आई विल बी रिलेक्टेंट टू बाय द सेम गुड एट द इंक्रीज प्राइस। जैसे कि एक कप चाय बनाने के लिए मान लीजिए आपको 10 रुपए लग रहा है। ये 10 रुपए क्यों? क्योंकि इसमें 5 रुपए की आपका टी पाउडर है, 5 रुपए की आपकी शुगर है। अब अगर इसी शुगर के प्राइसेस बढ़ जाए, तो अब आपको 12 रुपीज लगते हैं पर कप ऑफ टी, जहां पे द प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट एट रुपीज 5। वहीं पे अब शक्कर के प्राइस बढ़ गए, तो अब शक्कर मुझे 7 रुपए की मिल रही है। तो शुगर इज 7। तो अब आप 12 रुपए पे इस गुड को खरीदना चाहोगे क्या, जो आप 10 का पहले मिल रहा था? यूल बी ऑब्वियसली रिलेक्टेंट। हेंस आपकी, क्योंकि प्राइस बढ़ी है, लॉ ऑफ डिमांड के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड गिरेगी। हेंस इस तरीके से हमारी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाती है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और जीरो इलास्टिसिटी या नॉन रिलेटेड गुड्स के केस में होता है कि दो ऐसे गुड्स जिनका एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे कि शक्कर के भाव बढ़े तो उससे कितनी किताबें बिकेगी मार्केट में, उनका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है। हेंस टी एंड बुक की जो दो गुड्स रिलेटेड ही नहीं है, उनके केस में आपको जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, the price of इलेक्ट्रॉनिक्स, की इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैव इंक्रीज 20 टाइम्स, तो उससे मेरा डेयरी कंजम्पशन पे क्या फर्क आएगा, कि जो मेरे घर में दूध आ रहा है उस पे क्या असर पड़ेगा? बोथ आर अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो उस केस में जीरो प्राइस इलास्टिसिटी आती है। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी। अब हमने इलास्टिसिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम पढ़ लिया, इलास्टिसिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड्स पढ़ लिया, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। लास्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कि प्राइस इलास्टिसिटी इज द प्रोपोर्शनेट चेंज in quantity demanded due to change in price of the commodity itself. तो elasticity of demand will be percentage change in quantity demand upon change in price। और ये जो डेरिवेशन है ये हम ऑलरेडी यहाँ कवर करके आ चुके हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू, दैट इज सिंबॉलिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसी को आप थोड़ा फर्दर बाइफरकेट करें, सो यू विल अराइव एट दिस, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज सिंपल कि मैं चलूं तो तू चले। ओके, नाउ दिस इज अ लिटिल फनी थिंग, कि मैं चलूं तो तू चले, बट कितना? कि भाई अगर प्राइस में इतना चेंज आ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? कि
यहाँ पे 1 स्टेप का चेंज है, तो यहाँ पे लेट्स से 1 एंड 2 स्टेप्स का चेंज है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं कि कितना रिस्पॉन्सिवनेस है। जहाँ पे यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इलास्टिस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके की हो सकती है: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर 5 टाइप की और इलास्टिसिटीज है, कि प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर पड़ता है। उन्हें हम 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, कि जहां पे आपने थोड़ा किया तो सामने वाला बहुत बदल गया। दैट इज वेयर यू डिड समथिंग लिटिल एंड सामने वाला बहुत एक्सपोनेंशियली रिएक्ट कर रहा है। दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी कि क्या, कि जहां पे आपके प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, उसके कारण आपकी इनकम, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है। दैट इज योर price elasticity of demand. तो price elasticity of demand is nothing but when there is a slight और जीरो चेंज इन प्राइस, कि जीरो में थोड़ा सा इफेक्ट, आपकी जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, which brings about an infinite change in the quantity demanded of a commodity. It is called perfectly elastic demand. It is called perfectly elastic demand. It is only a theoretical concept, कि इसका आपको रियल लाइफ केस में कोई एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका अगेन सिंपल सा आपका ग्राफ है, जिसमें आपके पास आपको क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉटेड है ऑन दी एक्स एक्सिस, और यहाँ वाई एक्सिस में आपको प्राइस दिया गया है। अब ये जो प्राइस है, इस प्राइस में स्लाइट चेंज है, ऑलमोस्ट नॉमिनल की जीरो जितना, कि आपको 2 पॉइंट्स पे भी दर्शाते नहीं बन रहा है। तो जहाँ पे आपके प्राइस में हल्का सा चेंज हुआ, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड D1 से लेके D2 तक के चेंज हो गई। यहाँ पे हल्के से प्राइस चेंज के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हुई है। दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उस केस में क्या होगा, योर ईडी विल बिकम इनफाइनाइट। व्हाई? बिकॉज योर क्वांटिटी डिमांड का जो नंबर है, यहाँ पे लेट्स से योर क्वांटिटी डिमांड इज 100% डिवाइडेड बाय प्राइस। अब हमें पता है कि जो प्राइस में चेंज आया दैट इज वेरी स्लाइट और नॉमिनल, तो या तो वो जीरो होगा या जीरो से नीचे का नंबर होगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर विल कम एज इंफिनिटी। हेंस परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट रहती है, जिसका मतलब ये है कि आपका थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई। ये पहला है परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका ठीक उल्टा अपोजिट, परफेक्टली इन इलास्टिक, कि प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, कि प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी कहेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी, आई विल नॉट चेंज एट ऑल। तो अब हम देखते हैं टूवर्ड्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो जहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी, वहां पे क्या है कि मेरी क्वांटिटी डिमांड स्ट्रिक्ट है। तो इस केस में क्या है, कि जो मेरा परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड है ये कांस्टेंट रहेगा, मेरा जो प्राइस है ये चेंज हो सकता है। अब क्योंकि मेरा टॉप वेरिएबल कांस्टेंट है, तो मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है। सो लेट अस रीड perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand is ED is equal to zero when a percentage change in price has no effect on quantity demanded of a commodity. It is called as perfectly inelastic demand. For example, a 20% fall in price will have no effect in quantity demanded, कि ये जो हमारा प्राइस है ये 20% डाउन गया, लेकिन जो हमारा चेंज इन प्राइस, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है, लेट से ओरिजिनल क्वांटिटी 100 थी, नई क्वांटिटी डिमांड एट आफ्टर डिक्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑफ 20 भी 100 रही, तो इन दोनों के बीच में चेंज कितना है, जीरो। तो आपका टॉप वेरिएबल हो गया जीरो, नीचे आप बेस में 20 ले रहे हैं, हेंस योर ईडी विल कम एट जीरो। और जब आप परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ बनाते थे, तो आपको पता था प्राइस का हल्का सा चेंज हुआ, उससे क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, तो आपका ग्राफ जो बनता था
परफेक्टली इलास्टिक के केस में वो बनता था पैरेलल टू योर एक्स एक्सेस। वहीं पे अब आप बना रहे हैं ग्राफ फॉर परफेक्टली इन इन इलास्टिक, कि आपको पता है कि आपकी प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांड पे असर नहीं पड़ने वाला, आपकी क्वांटिटी डिमांड उतनी रहेगी। तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सेस, दैट इज पैरेलल टू योर प्राइस एक्सेस। तो ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का ग्राफ, कि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे आपके प्राइस है, यहाँ पे आपका प्राइस चाहे बढ़े या चाहे कम हो, आपकी क्वांटिटी डिमांड उतनी की उतनी स्टेबल रहती है। दैट इज योर परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स। अब यहाँ पे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो जो परफेक्टली इलास्टिक गुड है उसके एज सच आपको कुछ एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, इट इज मोर एंड लेस ऑफ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कोई गुड मिल रहा है, लेट्स से ये पेंसिल आपको वेबसाइट पे मिल रही है एप्पल के एट 10,000 रुपीज, अब इसका प्राइस चेंज चेंज हो गया कितना, 9999, कि 1 रुपए प्राइस कम हुआ। तो इससे ऐसा तो नहीं होगा कि लोग एकदम से बहुत सारी पेंसिल्स खरीदना शुरू कर देंगे, नहीं, कि 1 रुपए के प्राइस चेंज से आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। हेंस इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। वहीं पे परफेक्टली इन इलास्टिक गुड इज अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स विच आर वेरी नेसेसरी फॉर यू, जैसे कि मेडिसिन, कि अगर आपको कोई दवाई खरीदनी है तो आप वो दवाई खरीदोगे ही क्योंकि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आप ये थोड़ी वेट करोगे कि ये दवाई महंगी होगी तो जो डोजेज दिया है मैं उसे कम कर दूं, या ये दवाई सस्ती होगी तो मैं अननेसेसरी और ज्यादा वो दवाई खरीद के खा लूं जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। तो परसेंटेज चेंज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो आपका परफेक्टली इलास्टिक गुड का कॉन्सेप्ट है, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, इज मोर हाइपोथेटिकल वर्सेस परफेक्टली इन इलास्टिक गुड आपको नेसेसिटी गुड्स के केस में दिखते हैं, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। फिर हम आते हैं कि ये तो दो एक्सट्रीम्स हो गए, इनके बीच में भी तो कुछ होता होगा। तो पहला आ रहा है यूनिटरी इलास्टिक, कि मैं चलूं तो तू चले। अगर दोनों वेरिएबल्स इक्वली मूव कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स इक्वली मूव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ ग्राफ है, यहाँ पे मेरा प्राइस है, यहाँ पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है। अब मेरा प्राइस इतने से मूव होता है, और जितने से मेरा प्राइस मूव होता है उस अमाउंट से नहीं, उस परसेंटेज अमाउंट से, उसी सेम परसेंटेज अमाउंट में मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी मूव हो रही है। तो ये अगर आप देखिए तो ये रेक्टेंगल जो यहाँ बन रहा है, दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन प्राइस। वहीं पे यहाँ नीचे जो दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है, दैट इज नथिंग बट योर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दिस फर्स्ट रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस सेकेंड रेक्टेंगल। Hence, the change in percentage change in price is equal to the change in percentage of change in quantity demanded. तो इसी को मैं नाम देता हूं एज यूनिटरी इलास्टिसिटी का, जहां पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है 1। तो पढ़ते हैं, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ proportionate change in quantity demanded, then the demand is said to be unitary elastic। यानी कि जहां डिमांड में जितना चेंज आया उतना ही चेंज प्राइस में भी आ रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। दैट इज 50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे चेंज 50/50 इज इक्वल टू 1, तो ईडी इज इक्वल टू 1। तो जो आपका परफेक्टली प्रपोर्शनेटली इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज आ रहा है जहां पे क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में, उसे मैं नाम देता हूं एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। और इसी को मैं नाम देता हूं एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, कि ये जो चेंज है व्हेन द प्राइसेस फॉल फ्रॉम क्यूपी टू फ्रॉम ओपी टू OP1, that is 50%. Demand rises from OQ to OQ1, that is 50%. Therefore, the slope of demand curve, ये जो slope of demand curve है, is a rectangular hyperbola. Why? Because this percentage change is equivalent. नेक्स्ट इज कि कई बार कुछ गुड्स है कि मान लीजिए मैंने 10% प्राइस गिराया, तो मेरी 10% सेल्स भी सब्सिक्वेंटली बढ़ गई। दैट इज द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक गुड्स। वहीं पे कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मैंने 10% प्राइस गिराया, तो मेरे 10% प्राइस गिराने से मेरी डिमांड जो है
सिर्फ 5% ही बढ़ी, कि मैं प्राइस गिरा रहा हूँ 10%, मेरी डिमांड बढ़ रही है सिर्फ 5%। तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। उसी रिलेटिवली लेस इलास्टिक गुड को हम नाम दे देते हैं एज रिलेटिवली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड, जो कि यहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। या मैं इसको आपको एक बेटर तरीके से समझाता हूँ कि ये एक स्लोप है। अब क्योंकि ये स्लोप डिमांड कर्व का है, तो हम इसे नेगेटिवली स्लोपिंग थोड़ा ऐसे बना सकते हैं इस न्यूमेरिकल स्केल को, राइट। ओके, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, दिस थिंग विल कम हैंडी जब हम सेम इलास्टिसिटी को ग्राफिकल मेथड से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलास्टिसिटी हम तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले परसेंटेज मेथड, दूसरी है ग्राफिकल मेथड, और तीसरी है टोटल आउटफ्लो मेथड। तो हमने जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज परसेंटेज मेथड से। जब हम ग्राफिकल मेथड पे आएंगे तब मैं आपको इसका रेलेवेंस समझाऊंगा। दैट इज मूव बैक की रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या है, कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वो है जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सेम चीज यहाँ दी गई है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड में 25% का चेंज आ रहा है, जबकि जो मेरा चेंज इन प्राइस है वो 50 है, तो ऑब्वियसली जो मैं मेरा न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो ऑब्वियसली लेस देन वन आएगा। तो जो मेरी वैल्यू लेस देन वन आ रही है 0.5, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व अगर इलास्ट परफेक्टली इलास्टिक होता तो ऐसा बनता जहां पे ये रेक्टेंगल्स इक्वल आते। बट क्योंकि यहाँ पे मेरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आ रहा है, बजाय ये जो मेरी क्वांटिटी डिमांड का चेंज है ये कम है इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। तो इस केस में जो मेरा ग्राफ बनेगा वो थोड़ा मोर स्लोपी या थोड़ा ज्यादा एंगल पे बनेगा। तो इस केस में जो मेरा ग्राफ बनता है वो मोर उसका स्लोप का डिग्री ऑफ एंगल और कम होता है, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा स्टीप ग्राफ बनता है। जैसे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफ आप देखें तो यूनिटरी इलास्टिसिटी में नॉर्मल ऐसा था, यहाँ पे वही ग्राफ अगर मैं साइड बाय साइड ड्रॉ करूं तो थोड़ा ऐसा बन गया है, दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ हैज बिकम मोर स्टीपर। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में कैसी रहेगी, इट विल बी लेस देन वन। लेस देन वन वाई, बिकॉज द percentage change in quantity demand, that is the numerator, is less than the change in percentage in price of the commodity, that hence कि मेरा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो लेस देन वन आ रही है। अब इसका ठीक उल्टा होता है कि कोई गुड है जिसमें मैंने प्राइस थोड़ी सी कम चेंज की है। लेट से मैंने प्राइस चेंज की 10% और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई 25%, कि मैंने प्राइस चेंज किया 10%, मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है या चेंज हुई है बाय 25%। तो जहां पे द प्रोपोर्शनल चेंज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, उस केस में क्या होगा कि मेरी गुड ज्यादा इलास्टिक है, यानी कि उसे ज्यादा लोग परचेस कर रहे हैं, कि मेरे प्राइसेस बहुत सेंसिटिव है, कि मैं अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम करता हूं तो मेरी डिमांड में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। दैट इज व्हेन द परसेंटेज चेंज ऑफ अ प्राइस लीड्स टू मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि 50% फॉल इन प्राइस रिजल्टेड इन 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे क्या है, मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 100 है, मेरा चेंज इन प्राइस 50 है। तो मुझे पता है कि मेरा जो न्यूमरेटिकल वैल्यू, न्यूमरेटर का वैल्यू वो हायर है देन माय डिनोमिनेटर वैल्यू। सो बट ऑब्वियस जो मेरा आंसर आएगा दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन वन। जैसे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2 विच इज ग्रेटर देन वन। तो जहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स की बात आती है वहां पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन वन, और जहाँ पे मेरा जो चेंज इन प्राइस है will be
लेस इन कंपैरिजन टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या जो मेरा चेंज इन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है उसके कारण होने वाला जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा है। तो इस केस में अगर आप देखें कि मेरा प्राइस यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांड यहाँ से यहाँ मूव हुई है, जिसके कारण जो मेरा ग्राफ का स्लोप है ये थोड़ा ज्यादा वाइडर बनेगा, ये थोड़ा ज्यादा फ्लैट ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं हम तीनों ग्राफ्स का, कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड से मेरी ग्राफ कैसे बनती है। चलिए, कि अगर मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी हो सकती है जीरो, इसके बीच में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन हो सकती है, दैट इज योर यूनिटरी इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन वन हो सकती है, ईडी लेस देन वन हो सकता है, राइट। तो जहां पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, उस केस में मेरा कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जहां पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, उस केस में मेरा डिमांड कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। जहां पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वन, दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी है, उस केस में मेरा नॉर्मल ग्राफ बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जहां पे मुझे पता है कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन होने का मतलब क्या है, कि मेरे प्राइस के में थोड़ा सा चेंज करने के कारण जो मेरा क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज ज्यादा आएगा। तो इस केस में जो मेरा ग्राफ बनता है वो थोड़ा ज्यादा फ्लैटेंड बनता है, तो उसका स्लोप थोड़ा ज्यादा फ्लैटेंड रहता है। वहीं पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, यानी कि क्या मैं प्राइस में कितना भी चेंज करूं, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आने वाला है वो थोड़ा कम ही रहेगा प्रोपोर्शनेटली। तो उस केस में जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ है वो थोड़ा और स्लोपी हो जाता है। तो दिस आर योर ग्राफ्स फॉर इलास्टिसिटी। ये है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, दिस इज फॉर यूनिटरी इलास्टिक, दिस इज फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक। जहां पे ईडी इज ग्रेटर देन वन ये है रिलेटिवली इलास्टिक, और जहां पे ईडी इज लेस देन वन इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अनदर कंपैरिजन, कि यहाँ पे आपको एक इजी कंपैरिजन चार्ट दिया है कि आपकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, उसे आप क्या टर्म करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, और परसेंटेज चेंज का डिफरेंस ऑन वेरिएबल्स। तो हम आगे जाते हैं मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है तो हम किन मेथड से कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मेथड से पहला है रेशो और परसेंटेज मेथड। रेशो ऑफ और परसेंटेज मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। अकॉर्डिंग टू हिम परसेंटेज मेथड इज आल्सो नोन एज, कि जो परसेंटेज मेथड है उसी को हम क्या नाम देते हैं, अर्थमेटिक मेथड का। ये जो हम अभी पढ़ के आए हैं, चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, इसी को मैं नाम दे रहा हूँ एज अर्थमेटिक मेथड या परसेंटेज मेथड का। तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। देन अगेन सेम चीज़ है, ये यहाँ पे आपको दे रहा है कि जब आप वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाले तो इसमें नेगेटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना है। और नेगेटिव वैल्यू को हमें क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि जो हमारा कर्व बनता है, जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा है, ये नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है नेगेटिवली, कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हेंस हम नेगेटिव साइन को टेक इन टू अकाउंट नहीं करते हैं। दूसरी चीज, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्योर नंबर। ये जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये वन से ज्यादा आ सकती है, वन से कम आ सकती है, ये प्योर नंबर है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट इन विच प्राइस ऑफ द कमोडिटीज मेजर्ड, की आपका प्राइस रुपीज में है, यूरोज में है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि आपकी क्वांटिटी लीटर्स में है, गैलन्स में है, केजीज में है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज कमिंग एट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो हमारे पास पहला मेथड हो गया परसेंटेज मेथड जो हम पढ़ के आ रहे हैं। दूसरा है टोटल आउटफ्लो या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ये बहुत सिंपल है। ये क्या कहता है कि मुझे नहीं जानना कि भाई इसका प्राइस इतने से चेंज हुआ, उसका क्वांटिटी डिमांड इतने से बढ़ा। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं शॉप पे गया हूँ, मैंने पहले
एक गुड को एक प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीदी थी, मुझे इतना पैसे देने थे। अब मैं सेम गुड को खरीदने गया हूँ, उसका प्राइस चेंज हो गया है, उसकी क्वांटिटी चेंज हो गई है। तो मुझे ये देखना है कि अल्टीमेटली मेरी जेब से पैसा कितना गया, मुझे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। मुझे ये परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये सारा इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो क्या कह सकते हैं आप, ताम झाम उतना नहीं पालना है। तो उस केस में जो मैं करूंगा वो चीज सिंपल है कि मैं निकालूंगा प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। तो उससे मुझे मिल जाएगा कि प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड से कि मुझे टोटल खर्चा कितना करना है। और उस खर्चे को मैं कंपेयर कर लूंगा कि अगर मेरा टोटल खर्चा पुराने खर्चे जितना है तो क्या है, या वो खर्चा बढ़ा है या वो खर्चा कम हुआ है। अगर वो चेंजेस आ रहे हैं तो उससे मैं डिटरमाइन करूंगा कि मेरी गुड की जो इलास्टिसिटी है वो रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है। तो आइए पढ़ते हैं। इट इज द मेथड दैट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। इन द टोटल in this method the total amount of expenditure before and after price change is compare, कि हमें सिर्फ प्राइस चेंज के बाद टोटल एक्सपेंडिचर को ही कंपेयर करना है। द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ जैसे कि इस टेबल में मुझे गुड्स दिए गए कि यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है फ्रॉम 5 to 6। सिमिलरली यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हो रही है 10 to 20। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं टोटल एक्सपेंडिचर निकालूंगा। दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज 5 into 6, तो यहाँ पे आ गया 60 यूनिट्स। यहाँ पे 5 into 20, यहाँ पे आ गया 100 यूनिट्स। तो मेरे पास दो गुड्स के रिलेटिव प्राइजेस और उनके रिलेटिव क्वांटिटी डिमांडेड आ गया है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा कि क्या मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। इज माई टोटल एक्सपेंडिचर चेंज्ड फ्रॉम 60 to 100, दैट इज इट हैज इंक्रीज बाय 40। हाँ, तो उस केस में मैं कह दूंगा ईडी इज ग्रेटर देन 1, कि क्योंकि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है यानी मेरी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, हेंस माई ईडी दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, दैट इज दिस गुड इज रिलेटिवली इलास्टिक। वहीं पे अगर ये 4 और 3 का प्राइस है और उस पर 30 and 40 यूनिट्स डिमांड हो रही है, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट केस में जहाँ 4 रुपए का प्राइस है वहां पे हो जा रहा है 4 into 30, दैट इज 120। जहाँ 3 रुपए का प्राइस है वहां पे हो जा रहा है 3 into 40, दैट इज अगेन 120। अब यहाँ पे मैं अपना टोटल एक्सपेंडिचर कंपेयर कर रहा हूँ 120 and 120। तो क्या मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है? नहीं। क्या ये कम हुआ है? नहीं। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ। तो उस केस में मेरा ईडी हो जाएगा इक्वल टू 1, दैट इज माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। वहीं पे इसका ठीक उल्टा, जहाँ पे 2 रुपीज एंड 1 रुपीज का प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है 50 and 60। तो फर्स्ट केस में 2 into 50 100 का टोटल आउट एक्सपेंडिचर था। वहीं पे सेकंड केस में 1 into 60 60 का टोटल आउटले था। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर मैं कंपेयर करूं 100 और 60 का, तो मैं देखूंगा कि जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, दैट इज माई ईडी इज लेस देन 1, दैट इज इट इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक। यहीं पे रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी total outlay increases, its elasticity of demand is greater than 1, that is relatively elastic demand। Unitary elasticity में do not change, the total outlay do not change, it remains constant। और वहीं पे relatively inelastic में the change in price of a commodity, the outlay decreases, that is the elasticity of the demand is less than 1। तो ये हमारे दो मेथड्स आ गए। अब जो मेरा तीसरा मेथड है दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। अब ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है कि परसेंटेज मेथड में मैंने क्या किया था, चेंजेस को कंपेयर किया था रेशो बना के। फिर मैं मूव हुआ टोटल कि भाई मुझे परसेंटेज रेशोज नहीं बनाते आ रहे हैं, तो मुझे तुम मोटा मोटा बताओ मेरा टोटल आउटले क्या रहेगा, टोटल खर्चा क्या होगा। तो उसके लिए मैं मूव हुआ टोटल आउटले मेथड पे। अब मैं मूव हो रहा हूँ थर्ड मेथड पे कि भाई मुझे परसेंटेज भी नहीं चाहिए, मुझे टोटल भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ग्राफ बताओ और उस ग्राफ पे पॉइंट करके बता दो कि मेरी गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। तो उस केस में मैं बनाता हूँ ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन पे आप पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स से दिस इज 25, this is another 25, this becomes 50, this becomes another 25, that is 75, this becomes another 25, this becomes 100। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं इस ग्राफ पे
क्योंकि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्लोप थोड़ा डाउनवर्ड रहता है, तो उन्हें यहाँ पे रख दूं। तो लेट्स से 25, 50, 75, 100। तो ऐसे मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जो ग्राफिकल मेथड है वो कहता है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है ना, तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो हो जाएगी एल अपॉन यू। एल अपॉन यू के क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी L, that is the lower segment of demand curve below a point, and U, that is the upper segment of demand curve given above a point। कि जैसे मुझे निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट, लेट से दिस इज पॉइंट ए, तो मुझे इस पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो उस केस में ये जो नीचे का लोअर सेगमेंट है ये मेरा एल हो जाएगा, ये जो ऊपर का सेगमेंट है ये मेरा यू हो जाएगा, और मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा एल अपॉन यू के तरीके से। अब ये हम निकालने की कोशिश करेंगे ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, कि अगर मेरा डिमांड कर्व कैसा है, लीनियर है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स को फ्रेम करूं तो मैं देखूंगा कि जो मेरा अपर मोस्ट पॉइंट है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी आता है। जो मेरा मिडल मोस्ट पॉइंट है वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 आता है। जो मेरा नीचे का पॉइंट है जो बी है, जो एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, वहां पे मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 आ रहा है। वहीं पे इन्फिनिटी और 1 के बीच में मेरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1। और ईडी इज इक्वल टू 1 और 0 के बीच में मेरा रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड आएगा, दैट इज ईडी इज लेस देन 1। और यहाँ पे उसका डेरिवेशन दिया गया है कि इन पॉइंट्स को हम कैसे मेजर कर रहे हैं। कि जैसे कि हम मेजर कर रहे हैं एट पॉइंट पी, यहाँ पे आपको दिख रहा है P2, P1। हम इन पॉइंट्स पे हमारी इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं। सो लेट अस मेजर आवर इलास्टिसिटी एट द पॉइंट P। तो P के लिए ये जो P पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के लिए मुझे पता है कि मुझे लेना है सबसे पहले लोअर सेगमेंट। तो इस P से नीचे का जो सेगमेंट हो गया PB, दैट विल बिकम माय लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, कि ये जो P2A है ये मेरा अपर सेगमेंट बन गया। अब मैं मान के चल रहा हूँ इस ग्राफ में टोटल 8 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 पॉइंट्स है। तो ये अजम्पशन यहाँ पे दिया गया कि टोटल 8 सेंटीमीटर का है। तो उस केस में ये P जो है ये बीच में इक्वली डिवाइड कर रहा है, हेंस जो ऊपर के हैं वो हो जाएंगे मेरे 4 पॉइंट्स, दैट विल बी 4, और नीचे के भी 4 पॉइंट्स है, दैट इज 4। so 4/4 इट कम्स टू 1। हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट पी विल कम एट 1। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे चेंज करते जाऊंगा, कि जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट P1 पे आ गया तो P1 में मेरा जो अपर सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, P1 पे, यहाँ पे P1 पे मेरा अपर सेगमेंट हो जाएगा A to P1, मेरा लोअर सेगमेंट हो जाएगा P1 to A। और इनकी वैल्यूज आ जाएगी, नीचे के सेगमेंट की वैल्यू है 2, अपर सेगमेंट की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन क्या हो, यहाँ पे आपको ग्राफ तो पता है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स पता है, बट हमारा ग्राफ जरूरी है कि हर बार सीधी लाइन में बने। कई बार हो सकता है जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफ बन रहा है वो एक कर्व में बन रहा है। तो जब मेरा ग्राफ कर्व में बन रहा है तो उस केस में मुझे किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है, इन केस ऑफ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, की जो लीनियर यानी कि सीधा डिमांड कर्व नहीं है, कर्वेचर में है। तो उस केस में मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालूंगा? तो उस केस में मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल है आपके पास, तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट है, ये सर्कल है, इस पे ये पॉइंट है, उस पॉइंट से टच होके निकलने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन बनी है इसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो जब मेरे पास एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व है तो उस केस में मैं लोअर सेगमेंट ये ईडी अपॉन अपर सेगमेंट ईडी ऐसे तो नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो उस केस में मैं एक टेंजेंट बना देता हूँ। टेंजेंट कैसे, ये डिमांड कर्व है, उसका ये पॉइंट ई है, मुझे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है, तो मैं यहाँ से एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो दोनों एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को टच करे, तो ये हमारा टेंजेंट बन गया। अब ये जो हमारा टेंजेंट बना है, तो ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ये मेरा लोअर सेगमेंट है, ये अपर सेगमेंट है।
तो इस केस में जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करूंगा, इफ द ईबी ई बी इज इक्वल टू ई ई ए, कि मेरा लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट इक्वल आ रहा है, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आएगी, दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी। वहीं पे अगर मेरा लोअर सेगमेंट दैट इज ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई बी और ई ए है, तो उस केस में मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो ई बी है हमें ये कंसिडर करना है, ना कि ये जो ई डी है लोअर सेगमेंट में। तो मेरा ई बी एंड ई ए का यहाँ पे रिलेशन दिया गया है कि इस ई बी ग्रेटर देन ई ए, दैट केस my elasticity of demand will be greater than 1 and it will be relatively elastic, and vice versa, if EB is less than EA, then elasticity of demand will be less than 1 and it will become relatively inelastic। तो ये हमारी तीन मेथड्स हो गई। कौन कौन सी चीज हमने अभी तक के पढ़ी? लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल। पहली चीज, मुझे मेजर करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर कैसे करता हूँ? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन। अब वो किन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो हम रिप्लेस कर देंगे डिनोमिनेटर में प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम को, क्योंकि अगर वो इनकम इलास्टिसिटी है। वहीं पे क्रॉस इलास्टिसिटी है तो हम चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी कर देंगे। वहीं पे अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी है तो हम चेंज इन प्राइस कर देंगे। सिंपल। अब उसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है ये, वो तीन तरीके की वैल्यूज में आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो उसके तीन मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा इलास्टिसिटी जो है उसमें भी जो प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी कैन, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी अगेन ऑफ फाइव टाइप्स, दैट इज इट कुड बी परफेक्टली इनइलास्टिक, इट कुड बी परफेक्टली इन परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में वो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज योर प्राइस। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक के केस में वो ग्राफ बन रहा है पर पैरेलल टू वाई। परफेक्टली इलास्टिक के केस में वो ग्राफ बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज दिस वन। दिस इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दिस इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जो आपकी यूनिटरी डिमांड होती है जिसे को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, उस केस में आपका ग्राफ कैसा बनता है? नॉर्मल स्लोपिंग। वहीं पे जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन आ रहा है, वो रिलेटिवली मोर इलास्टिक है, उस केस में जो आपका ग्राफ का स्लोप है वो थोड़ा वाइडर बनता है। वहीं पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन आ रहा है, वहां पे आपका ग्राफ का जो स्लोप है वो थोड़ा नैरोअर बनता है। और इसे कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला परसेंटेज मेथड जो हमने देखा, जिसे हम अर्थमेटिक मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल रहे हैं। दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर का, कि इतना देखो ही मत, बस देखो प्राइस इनटू क्वांटिटी पहले क्या था, प्राइस इनटू क्वांटिटी बाद में क्या है। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो मैं कहूंगा कि वो यूनिटरी इलास्टिसिटी है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो रिलेटिवली इलास्टिक है, और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। और तीसरा मेथड हमने देखा ग्राफिकल मेथड, जहां हम ग्राफ पे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी। उसमें हमने देखा लीनियर ग्राफ कर्व के केस में क्या होगा, और जो आपका नॉन लीनियर ग्राफ कर्व है उसके केस में क्या होगा। अब हम आ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, कि कौन कौन से फैक्टर्स से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्यों? जस्ट गिव मी अ मिनट। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मल गुड है तो उस केस में आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। वहीं पे अगर आपका कोई नेसेसरी गुड है तो फर्क नहीं पड़ता आपको कि उसकी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांड उतनी रहेगी, क्योंकि वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, जैसे कि हम मेडिसिन के केस में देखते हैं। तो नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसे कि जो लग्जरी गुड्स है इनकी डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि इनकी आप परचेज को या तो पोस्टपोन कर सकते हो या प्रीपोन कर सकते हो, कि अगर कोई लग्जरी गुड आपको आज सस्ते में मिल रहा है तो आप उसकी डिमांड प्रीपोन कर लोगे।
वहीं पे अगर कोई मेडिसिन है जो कि एक नेसेसिटी गुड है, वो आपको भले ही सस्ते में मिल रही है, तो भी आप उसको अननेसेसरी कंज्यूम नहीं करोगे, तो उस केस में उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है। दूसरी है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि जो गुड जिसका सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है, उसकी डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिक रहेगी। क्यों? जैसे कि मान लीजिए मुझे मार्केट में एक स्पीकर लेने जाना है, ये स्पीकर कंपनी ए का मिल रहा है, और सिर्फ कंपनी ए ही है जो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बनाती है उस मार्केट में, तो इसकी डिमांड होगी रिलेटिवली इनएलास्टिक। क्यों? क्योंकि वो कंपनी है, जिस प्राइस पे भी बेचे मुझे उस प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है। वहीं पे ऐसी 10 कंपनीज है कि ये सेम प्रोडक्ट कंपनी ए भी बना रही है, कंपनी बी भी बना रही है, कंपनी सी भी बना रही है, तो उस केस में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर हो जाएगी, यानी कि ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि मुझे जहां से सस्ता पड़ेगा मैं वहां से वो गुड खरीद लूंगा। तो इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि अगर एक गुड के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं, तो मार्केट में कॉफी एज अ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो जब भी चाय के प्राइसेस बढ़ेगी, आपके पास ऑप्शन है, आप कॉफी पे शिफ्ट हो जाए, तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर रहेगी। वहीं पे अगर मार्केट में सिर्फ कॉफी ही मिल रही है, चाय का नामो निशान नहीं है, आप ऐसी जगह है जहां सिर्फ कॉफी मिल रही है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाए, तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी रहेगी वो रिजेक्ट रहेगी। So, availability of substitute, the demand for a commodity will be more elastic if its close substitute are available in the market, कि उस गुड का कोई अल्टरनेटिव आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, शुगर केन जूस एक्सेट्रा, कि अगर आपको जूस पीना है तो आपको गन्ने का भी जूस मिलता है, आपको नींबू पानी भी मिल जाएगा, आपको मैंगो का भी जूस मिल जाएगा, पाइनएप्पल का भी मिल जाएगा, तो आपके पास क्लोज अल्टरनेटिव्स है। तो उसके केस में आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर रिलेटिवली इलास्टिक। वहीं पे अगर आपको कोई ऐसा गुड लेना है जैसे कि सॉल्ट, कि नमक, नमक का आपके पास कोई क्लोज या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, कि अगर आपको खाने में नमक चाहिए तो आपको नमक ही खरीदना पड़ेगा, तो उस केस में इलास्टिसिटी होगी इनइलास्टिक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ यूजेस, कि अगर कोई गुड है उसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा है जो हमने लास्ट केस में देखा, तो उस केस में उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको आप मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं पे कोई ऐसा गुड है जिसके नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस, दैट इज इट विल बी लेस इलास्टिक, और रेदर वी कैन से इन इलास्टिक। नेक्स्ट इज दी सेम चीज, हैबिट्स, की जो गुड्स आप हैबिचुअल हो जाते हो कंजम्पशन के, कि आपको अगर कोई गुड चाहिए ही चाहिए, तो उसकी डिमांड मार्केट में इनइलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको उसकी हैबिट है, तो आप प्राइस चेंजेस से इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगे, और प्राइस चेंजेस से इतना ज्यादा आपको असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल होता है एडिक्शन गुड्स का, जैसे कि सिगरेट्स एंड टबैको प्रोडक्ट्स की, अगर कोई एडिक्ट है उसको सिगरेट्स चाहिए, तो भले ही सिगरेट्स का प्राइस गवर्नमेंट 2x कर दे, 3x कर दे, उसकी क्वांटिटी डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो लंबे समय तक के चलते हैं। तो जो गुड लंबे समय तक चल रहा है, तो उसके पास आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखते हुए प्राइस को, या तो उसकी आप परचेस प्रीपोन कर लेंगे या परचेस पोस्टपोन कर लेंगे, तो उस केस में जो आपका ड्यूरेबल गुड है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, वो गुड खराब नहीं होने वाला है, वो लंबे समय तक चलेगा। जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर है, ये आपको पता है अभी दिवाली आएगी, तो दिवाली में सेल में प्राइजेस कम हो गए, तो उस टाइम पे आप उसे खरीदेंगे। वहीं पे आपको पता है कि लेट्स से समर चल रहे हैं और कोई स्पेसिफिक सेल्स नहीं है, या प्राइस ड्रॉप होने का कोई चांस नहीं है उस गुड का, तो उस केस में हो सकता है कि अगर प्राइजेस बढ़ जाए तो आप उस गुड को तब ना खरीदे, आप फेस्टिव सीजन का वेट करें कि तब प्राइजेस कम हो गए, तो तब मैं उस गुड को ले लूंगा। हेंस जो रिलेटिव आपके जो रिलेटिवली ड्यूरेबल गुड्स है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर इन कंपैरिजन टू योर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो खराब जल्दी हो जाते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या जो खाने के आइटम्स है। आपको पता है कि अगर आप मिल्क का पैकेट लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो उसकी शेल्फ लाइफ मुश्किल से 2-4 दिन, या बहुत हुआ तो 4 से 6 दिन रहेगी। 6 दिन बाद वो खराब हो ही जाएगा। तो उस केस में आपके पास अपना परचेज डिसीजन पोस्टपोन प्रीपोन करने का इतना ऑप्शन नहीं रहता, हेंस इट्स डिमांड विल बी लेस इलास्टिक। द सेम हैज बीन गिवन हियर,
that the demand for durable good is relatively elastic. For example, furniture, washing machine. Demand for perishable good is inelastic. फिर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड में a commodity which is used in conjunction with another to satisfy a single want, कि दो गुड्स को हम साथ में यूज करते हैं, उससे एक सिंगल वांट ही हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड कह रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड कैसी रहती है? Want is relatively inelastic. For example, fall in price of mobile handset may lead to rise in demand for SIM cards, कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि आप दो गुड्स को यूज कर रहे हो एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि मोबाइल फोन्स, कि अगर मोबाइल फोन्स आप लेने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको मोबाइल फोन लेना है, साथ में सिम भी लेनी है। तो आपकी मोबाइल फोन की आपने मोबाइल फोन खरीदा, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं बिना सिम के ही मोबाइल यूज कर लेता हूँ, आपको अंदर सिम कार्ड तो चाहिए। हेंस आप सिम कार्ड भी परचेज करोगे, हेंस उसकी डिमांड कैसी रहेगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल केस में वो, नॉर्मल गुड्स के केस में वो हाईली इलास्टिक हो सकती है, ग्रेटर देन वन हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है। वहीं पे जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है उनके इसमें इनकम इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है। द डिमांड फॉर गुड इज यूजुअली इन इलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर कंज्यूमर है, उसकी बहुत हाई इनकम है, कि उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज 1 करोड़ 2 करोड़ एनुअल इनकम, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है वो 10,000 का था, अभी 12,000 का हो गया, क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी ज्यादा है। तो उस केस में उसके लिए जो गुड्स रहेंगे वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेंगे। वहीं पे कोई पुअर पर्सन है जिसकी इनकम ही 10,000 पर मंथ है, वो कोई गुड लेने जा रहा है मार्केट में, वो अगर 1,000 रुपए से 1,200 का भी होता है, अगर वो गुड 1,000 रुपए से 1,200 का भी होता है, तो दिस 200 रुपीज इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर हिम, बिकॉज हिज टोटल इनकम इज 10,000 रुपीज। तो उस केस में उसकी जो डिमांड हो जाती है वो रिलेटिवली मोर, क्या कहना चाहिए आपको, इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज अर्जेंसी ऑफ नीड, की जो गुड्स आपको अर्जेंटली चाहिए उनकी गुड्स की, जैसे मेडिसिन हो गया, उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है, क्योंकि वो आपको अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। वहीं पे जो लग्जरी गुड्स है वो इनइलास्टिक रहता है। लास्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या है कि जो गुड्स आपको शॉर्ट रन में चाहिए वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि आज की डेट पे जो गुड मुझे मिल रहा है वो आप मैं कंज्यूम करूंगा, तो उस केस में मैं थोड़ा इनइलास्टिक रहूंगा। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, ये सारी चीजें चेंज करना आसान होता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में जो कंज्यूमर की इलास्टिसिटी है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गुड विल बी मोर इलास्टिक। जो कंज्यूमर की रेदर, व्हाई डिड आई से इलास्टिसिटी, आई शुड से रेदर जो डिमांड है कंज्यूमर की टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन चेंज हो रहा है। और लास्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये जो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है इसे हम पहले पढ़ते हैं। ये कह रहा है दैट इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सनस इनकम इज स्मॉल देन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि अगर मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उसमें से जो हिस्सा मैं खर्च कर रहा हूँ वो प्रोपोर्शन कम है, कि मेरे पास खर्च करने के लिए जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है वही कम है। जो हमने यहाँ 1,000 और 1,200 रुपीज के गुड की बात की, वहां पे अगर मेरे पास खर्च करने के लिए एक महीने में मान लीजिए 1,500 रुपए ही है, और मेरे पास गुड के दो ऑप्शंस है, कि सेम गुड मुझे 1,000 रुपए में भी मिल सकता है, 1,200 रुपए में भी मिल सकता है। तो उस केस में मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी फॉर अ पर्सन विद स्मॉल इनकम, द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट अपने बजट में ही लेना है और मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो लिमिटेड है, हेंस मेरे पास मार्केट में लिमिटेड ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, इफ द proportion of expenditure is large then the demand for product is relatively elastic। या मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ आपको, कि अगर आप देख लें कि आपकी इनकम, लेट से आपकी इनकम है 10,000 रुपीज, अब इसमें से आपने अपना डिस्पोजेबल पोर्शन निकाल लिया है कि मुझे मंथली 1,000 रुपीज खर्च करने हैं ऑन अ प्रोडक्ट। तो आपकी इनकम, जो आपका डिस्पोजेबल पार्ट है वो कम है, 1,000 रुपीज है,
तो इस 1000 रुपीज में आपको लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। तो उस केस में जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी रहेगी वो इन इलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके बजट में जो चीज आपको मिल रही है मार्केट में, आपको वही खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि न्यूज़पेपर के केस में द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज स्मॉल, कि आपका न्यूज़पेपर का खर्चा कितना ही आता होगा, 300, 400, 600 रुपये पर मंथ। तो जो आप पैसे खर्च कर रहे हो ऑन अ न्यूज़पेपर, दैट इज स्मॉलर, वर्सेस जहां पे आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। मान लीजिए कि मुझे एक कार लेनी है। सो व्हेन यू गो एंड बाय अ कार, आपका बजट कुछ भी रेंज कर सकता है, स्ट्रेट अवे फ्रॉम लेट से 10 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज, ये आपके पास एक रेंज है। तो इस रेंज में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो हेंस योर डिमांड विल बी मोर इलास्टिक टुवर्ड्स द गुड्स। और यहाँ पे एक कंपैरिजन का चार्ट है फॉर द सेम, कि अगर अवेलेबिलिटी में गुड्स अबेंडेंट है तो उसकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि आप अपनी परचेज पोस्टपोन प्रीपेन कर पा रहे हैं। लेस अवेलेबल है तो इन इलास्टिक है। और ये बाकी सभी फैक्टर्स के साथ सेम चीज यहाँ पे आपको दी गई है। तो ड्यू टू constraint of time, let's move ahead towards the last point, that is importance of demand। importance of demand किन किन लोगों को काम में आती है, कि लॉर्ड कीनीस थे जिन्होंने सबसे पहले कंसिडरेशन निकाला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे काम में ला सकते हैं। उसमें से पहला आता है टूवर्ड्स प्रोड्यूसर, कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मुझे अपने बिजनेस में हेल्प करेगी। पहली चीज कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मुझे पता है कि जो मैं गुड मार्केट में बेच रहा हूँ उसकी वो लेस इलास्टिक है, यानी कि क्या, कि उसका प्राइस चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड पे असर नहीं पड़ता। जैसे कि मैं कोई लाइफ सेविंग ड्रग बेच रहा हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं अपनी गुड को ज्यादा महंगे पे, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे, ज्यादा प्राइस इंक्रीज करके बेच पाऊंगा। तो इस तरीके से वो प्रोड्यूसर को हेल्प करता है। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन, दैट इट helps in deciding the price of a product for a consumer, and the product is relatively inelastic, he will pick higher prices and vice versa। और वो सॉरी, दिस पेंसिल हैज स्टॉप्ड वर्किंग, दैट्स व्हाई हम स्क्रीन पे अभी ज्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज टू गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करेगा, कि गवर्नमेंट को पता चलेगा दैट टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो गुड रिलेटिवली इन इलास्टिक है, यानी उसके लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है, तो उस गुड पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा सकती है। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू गवर्नमेंट। सेम चीज आती है प्राइसिंग फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ फैक्टर्स, कि अब हमने देखा कि प्रोड्यूसर ज्यादा में उस गुड को बेचेगा जो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो उसकी प्राइसेस वो बढ़ा सकता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक गुड पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा सकती है, क्योंकि कंज्यूमर को हाई प्राइसेस से उतना असर नहीं पड़ रहा है। तीसरा है टू फैक्टर ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या है, कि उस गुड बनाने के लिए जो आपको फैक्टर्स लग रहे हैं, अगर मैं एक इंजीनियर हूँ लेट से, और मुझे कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम करना आता है, वो टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो प्रोडक्ट मार्केट में बन रहा है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो और उस टेक्नोलॉजी को समझने वाले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो इंजीनियर्स है, वो फैक्टर्स लिमिटेड है। तो अब मैं ज्यादा वेज डिमांड कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा एंड प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो मार्केट में ज्यादा पैसे का बिक रहा है। हेंस आई वुड बी एबल टू नेगोशिएट मोर for myself more wages, which has been given here, that the concept of elasticity of demand is useful, that the concept of elasticity of demand is useful in determining factor prices. The factor of production for which demand is relatively inelastic can command a higher price as comparison to those having elastic demand। वहीं पे फॉर फॉरेन ट्रेड में क्या, किया अगर मेरा कोई गुड है जो मैं फॉरेन मार्केट्स में बेच रहा हूँ और उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो अगेन मी बीइंग अ seller who wants to maximize his profit will charge more for that good। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोल की जो या ऑयल का जो कंजम्पशन है, उसका कंजम्पशन उतना ही है, लेकिन कुछ लिमिटेड देशी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और चाहिए वो ऑयल सभी को, बाकी कंट्रीज को भी।
तो जो ऑयल की डिमांड है वो हमेशा रिलेटिवली इनइलास्टिक रहती है, इसलिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है वो ऑयल को प्राइस हाइक करके बेच पाते हैं। दैट सेम एग्जांपल हैज बीन गिवन हियर। और लास्ट में दिया गया है पब्लिक यूटिलिटी, कि पब्लिक यूटिलिटी में क्या हो सकता है कि कई बार कुछ गुड्स है जो पब्लिक यूटिलिटी के है, जैसे कि रेलवे। क्या आप जब भी ट्रैवल करते हैं इंडिया में आप रेलवे को प्रेफर करते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक सस्ता मोड ऑफ ट्रैवल है, हर जगह आपको कनेक्टिविटी मिलती है, और दूसरा सस्ता इन द सेंस कि वो आपके बजट में आ जाता है, कि सेम डिस्टेंस अगर आपको रेलवे में स्लीपर में ट्रैवल करना है और डिस्ट्रिक्ट बस में ट्रैवल करना है, तो जो दूसरे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपको महंगे ही पड़ेंगे और सेम फैसिलिटीज आपको नहीं दे पाएगा, तो आप रेलवे पे जाते हो। तो इस तरीके की जब आप पब्लिक यूटिलिटीज की बात करते हो, लाइक रेलवे, जिनकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक है, तो वहां पे गवर्नमेंट के पास ऑप्शन रहता है क्या, कि या तो आप उन यूटिलिटीज का प्राइस बढ़ा दो टैक्स लगा के, या उन यूटिलिटीज को सस्ते में दो। कैसे? थ्रू सब्सिडीज और नेशनलाइजिंग। नेशनलाइजिंग यानी कि क्या, गवर्नमेंट के अंडर ले लेना। देन टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, कि वहां पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कि अगर कोई गुड है जो पब्लिक यूटिलिटी का है, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे किसी की जान बचती है, तो कोई जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो उस गुड की इन इलास्टिक डिमांड को देखते हुए उसके प्राइजेस बढ़ाएगी। उस केस में अगर वो पब्लिक यूटिलिटी का गुड है, यानी कि लोगों के काम में आ सकता है, जैसे कोविड में वैक्सीनेशन, तो जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही थी वो कंपनीज तो अपनी वैक्सीन को मार्केट में हाई रेट पे बेचेगी, क्योंकि उसकी डिमांड इनएलास्टिक है उस क्राइसिस के टाइम। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट स्टेप इन कर सकती है और सब्सिडीज दे सकती है, ताकि उस गुड के प्राइजेस को, जो पब्लिक यूटिलिटी के हैं, उन्हें कम की रखा जा सके, अफोर्डेबल रखा जा सके, या उन गुड्स को नेशनलाइज कर सकती है, कि उनका प्रोडक्शन अपने अंडर ले सकती है, ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये था हमारा चैप्टर 3 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम अगले वीडियो में कंसिडर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। थैंक यू।